हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनवीर सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे अपने। आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अलॉन्ग साइड इट वी विल रीड जुडिशियल एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसी कारण कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक डायनामिक चेंजिंग डॉक्यूमेंट रहना पड़ता है। जैसे नेशंस ग्रो करते हैं, उनकी नीड्स और सर्कमस्टांसेस भी चेंज होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन नीड्स और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लॉक बनकर रहेगा तो इट might come under a extreme pressure or in some cases it might be destroyed also। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग बनाने के लिए उसे अडेप्टेबल बनना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है एंड इट शुड बी चेंजेबल। वॉटेवर वॉज रिक्वायर्ड 1950s की जो नेशन की रिक्वायरमेंट थी और 2020 की 25 की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होंगी। तो अडेप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल मतलब चेंजेबल होना चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ नेसेसरी? सो इट इज़ नेसेसरी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ ग्रोइंग नेशन। इंडिया आप जैसे जानते हैं ग्रोइंग नेशन है, तो इसलिए अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं। ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, अब कई बार डिफ़िकल्टीज़ जो कि फ्यूचर में आ सकते ही हैं। अब राइट नाउ अपने को पता नहीं आज से 10 साल बाद क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ज़रूरी हो जाती हैं। अब अगर सोचिए कोई प्रोविज़न ना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लोगों को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जैसे रेवोल्यूशन करना पड़ेगा टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविज़न प्रोवाइडेड होता है अमेंडमेंट का जनरली। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न रिपील किया जा सकता है? क्या इसका मतलब सभी प्रोविजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स भी रीअपील किए जा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो भी क्या रिपील किए जा सकते हैं? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन या किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस भी किया जा सकता है? तो इन सभी का आंसर अपने आने वाली क्लास में देखते हैं। अब जो ये वर्ड अमेंडमेंट है या अमेंड है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑल्ट्रेशन ऑफ अ लॉ, या किसी डॉक्यूमेंट को ऑल्टर करना, उसमें कुछ ऐड करना को अमेंड कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? टू मेक इट बेटर चेंजेस और इम्प्रूव करने के लिए, कोई फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, फ्यूचर नीड्स को देखते हुए डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करने के लिए अमेंडमेंट ज़रूरी है। अब आर्टिकल जो 368 है ना, उसका जो क्लॉज 1 है वो सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट का, कि व्हाट कैन बी, क्या अमेंड किया जा सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक अमेंड किया जा सकता है। तो ये क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है। और जो 368 का क्लॉज 2 है, तो वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है भी अमेंडमेंट कैसे की जा सकती है। तो क्लॉज 1 कहता है क्या अमेंड किया जा सकता है और किस हद तक अमेंड किया जा सकता है, और जो क्लॉज 2 है वो प्रोसीजर, कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है। सो लेट्स रीड क्लॉज 1। प्लीज़ अपने बेरक खोल लीजिए आप। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिख दिया गया हो, पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रीअपील any provision, the word is any provision of this constitution in accordance with the procedure laid in this article। ऑलराइट, अब इस सेक्शन को बाइफरकेट कर लेते हैं। तो ये सेक्शन कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन,
कहीं कुछ भी लिख दिया गया हो, दिस सेक्शन विल ओवरराइड ऑल ऑफ दैट। पार्लियामेंट में, अब कौन सी है, इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, पार्लियामेंट इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अमेंड कर सकता है कोई भी एडिशन करके, कोई भी वेरिएशन करके, कोई भी चीज़ रीअपील करके। 3 तरीके से, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। एनी प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न को वो अमेंड कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्लॉज 2 बताता है, तो आप अपने प्रोसीजर पे पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ भी लिख दिया हो, जो पार्लियामेंट है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स में अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन दिस क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 क्या कहता है? अब क्लॉज 2 प्रोसीजर बताता है। तो प्रोसीजर क्या है? जो अमेंडमेंट इनिशिएट करने के लिए ना, सबसे पहले आपको एक बिल लाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप बिल इंट्रोड्यूस कीजिए, भले आप राज्यसभा में कीजिए, भले आप लोकसभा में कीजिए। पहले ही है रिक्वायरमेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउस द्वारा, वैन द बिल इज़ पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब कैसी मेजॉरिटी से? बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, 2 तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 368 में। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2 मेजॉरिटीज़ चाहिए होती हैं 368 में। पहली मेजॉरिटी चाहिए जितने भी टोटल मेंबरशिप है उस हाउस की, जैसे राज्यसभा की 250 मेंबर्स हैं तो 125 चाहिए, और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोजिटली उस दिन 240 प्रेजेंट हैं, तो 240 का क्या होता है 160, तो एटलीस्ट 160 की भी मेजॉरिटी चाहिए। अब पहले इंट्रोडक्शन होगा बिल का, फिर दोनों हाउसेज उसे पास करेंगे। फिर तीसरा स्टेप है इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तो इस बिल को प्रेसिडेंट साहब को साइन करने के लिए भेज दिया जाएगा। हु शैल गिव हिज एसेंट। तो प्रेसिडेंट साहब पे मैंडेटरी है कि वो अपनी एसेंट दे ही दें। जैसे ही वो साइन करते हैं, एसेंट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड। तो 3 स्टेप्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल, पासिंग ऑफ बिल इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड थर्ड इज इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, और जिनको अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। सपोजिटली कोई बिल, जो नीचे 5 क्लॉजेज डिस्कस करेंगे, अगर उनसे रिलेटेड है, कुछ फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उस केस में रेटिफिकेशन बाय वन हाफ ऑफ द स्टेट्स इज ऑल्सो नेसेसरी। अब क्लॉज ए से ई अपने नीचे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो रेटिफाइड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। किससे पहले? प्रेसिडेंट को बिल प्रेजेंट करने से पहले रेटिफिकेशन बाय 1/2 स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन कई केसेस में ज़रूरी होती है। वो कौन से केसेस हैं अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में। अब जो मेथड्स हैं ना प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, उसके 3 मेथड्स हैं। एक मेथड है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा मेथड है स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा मेथड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। तो जो सिंपल मेजॉरिटी है, इसका क्या मतलब है? अमेंडमेंट, जो सिंपल मेजॉरिटी के अमेंडमेंट्स हैं ना, वो कवर्ड नहीं है 368 से, वो उन्हीं आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हैं। जो 368 की अमेंडमेंट है ना, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए। तो ये आप प्लीज़ याद रखिए, ये पीटी में काफ़ी पूछा जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी से क्या मतलब है? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो
काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 2 क्या बताता है, एडमिशन, किसी स्टेट को एडमिट करना है, किसी स्टेट नया स्टेट बनाना है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, टेरिटरी चेंज करनी है, एरिया इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अब प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स या एमपीज़ की सैलरीज, या प्रोविजंस रिलेटिंग टू नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये सभी एक सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव है। ऐसे आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे आर्टिकल 2 में प्रोवाइड है, 4 में प्रोवाइड है, अलग अलग जगह प्रोवाइडेड हैं सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या किया जा सकता है। नाउ सेकंड मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज़, जो आपने पहले डिस्कस किया था, स्पेशल मेजॉरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो काफ़ी आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ना वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही की जा सकती हैं। जो भी, अब स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप। अब राज्यसभा में सपोजिटली नहीं, राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, 250, उसकी हाफ कितना होगा, 125, तो 125 मार्क। और जो सेकंड मेजॉरिटी होती है वो होती है नॉट लेस देन ऑफ 2/3 एंड प्रेजेंट। अब किसी दिन राज्यसभा में मेंबर्स तो 250 हैं पर प्रेजेंट थे 240, अब उसका 2/3 कितना आता है, 160। तो पहली मेजॉरिटी चाहिए होगी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, दैट इज़ हाफ हो जाती है, और सेकंड मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो टोटल मेंबरशिप तो 250 की 250 रहेगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग कई बार कम हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे 2/3 रखा जाता है। अब स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन, मतलब स्टेट्स की भी से कहाँ ज़रूरी हो जाती है, तो कई केसेस जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, फंडामेंटल बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करना है, तो वहाँ पे रेटिफिकेशन भी ज़रूरी हो जाती है। उसके सारे क्लॉजेज 368 क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड हैं, जो कि अपने डिस्कस करते हैं। द स्टेट्स आर गिवन एन important voice in the matters of these matter. These relate to federal structure of the constitution, powers and position and authority of states. अब टोटल स्टेट्स कितनी हैं इंडिया में, 28, उनको डिवाइड करते हैं 2 से, तो रेटिफिकेशन नॉट लेस देन हाफ, 14 से कम नहीं चलेगा। अब कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ पे रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स भी चाहिए होगी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 54 और 55 में प्रोवाइडेड है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स की पावर को चेंज करना है तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए होगा। आर्टिकल्स डीलिंग विद जुडिशरी, हाई कोर्ट, देन योर यूटीज़, ये भी अगर इनमें कोई चेंज करना है तो आपको रेटिफिकेशन चाहिए होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट में अगर कोई लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंज करना है। एनी लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, अब 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, उनमें कोई भी चेंज करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, देन आर्टिकल 368 में भी कोई चेंज करना है तो रेटिफिकेशन चाहिए होगी। अब ये 368 जो क्लॉज है ना, इसका प्रोवाइज़ो में ये सारा कुछ प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल 54, 55, 73, 162, ये एनी ऑफ द लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब 368। अगर इनमें कुछ भी चेंज लाना है तो स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ आपको रेटिफिकेशन भी चाहिए। अब आर्टिकल 368 की जो इंटरप्रिटेशन करते करते ना एक डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, जो इसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं ले सकते। तो
ये इशू क्यों आया, मतलब ये डॉक्ट्रिन क्यों लाना पड़ा, क्योंकि एक बेसिक इशू अराइज हो गया था। जो डीपीएसपीज थे और जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, उनमें जो अपेरेंट कन्फ्लिक्ट था, उनके कारण ये इशू आ रहा था। तो अब इसकी क्रोनोलॉजी के साथ अपने पढ़ते हैं, पहले क्या हुआ, फिर कौन सा केस आया, फिर क्या अमेंडमेंट्स हुई, फिर कौन सा केस आया। तो ये इसकी एक क्रोनोलॉजी है, वो अपने आगे पढ़ते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये तो एनफोर्सेबल हैं, और जो डीपीएसपीज हैं ये एनफोर्सेबल नहीं। आर्टिकल 37 कहता है दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस बट आर नॉट एनफोर्सेबल। स्टेट को इनको इम्प्लीमेंट करना है पर ये एनफोर्सेबल नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो यहाँ पे अपनों को थ्रू आउट आपको याद ही कर लेना चाहिए, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट को कोई भी लॉ नहीं बनाना विच टेक्स अवे और अब्रिजेस राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर ले। अगर कोई लॉ बनाता है इसकी कॉन्ट्रावेंशन में तो वो लॉ होगा वॉइड। समझ गए, ये आपको याद रखना है लास्ट तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, क्लॉज 2। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट को कोई भी नहीं लॉ बनाना विच टेक्स अवे और अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना। अगर लॉ बनाती है तो वो वॉइड होगा। तो आप प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब क्रोनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जब तक आया, जब 1950 में अब इंडिपेंडेंस मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में कमेंस होता है, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे ना, वहाँ पे मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स पे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे। तो कई स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स बनाए। तो उनमें से एक स्टेट था बिहार, जिसने एक्ट बनाया बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट्स। अब ये क्यों बनाया? इन्होंने बनाया भी जो एक्सेस लैंड्स हैं ना प्रिंस के पास, किंग्स के पास, तो वो एक्वायर की जाएगी। मतलब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए एक्ट बनाया 1950, ये बिहार ने बनाया। तो जो पहला केस है इसमें, पहला क्रोनोलॉजी में आता है भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया। जो फर्स्ट केस आता है ना, तो वो आता है कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950। तो ये पटना हाई कोर्ट में केस फाइल होता है। तो ये कामेश्वर प्रसाद जी दरभंगा के राजा होते हैं और इस एक्ट को चैलेंज कर देते हैं। अब इस एक्ट में क्या बोला जाता है भी, जो एक्सेस लैंड है ना वो एक्वायर की जाएगी राजाओं की। तो इसमें कंटेंशन होती है पिटिशनर की भी, आई हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी। 19(1)(f) में अब तो ये अबॉलिश हो चुकी है, ये राइट, फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो, पर तब ये था। तो वो कहते हैं आई हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी। और जो आर्टिकल 14 है ना, आई एम नॉट ट्रीटेड इक्वली विद अदर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वो कहते हैं जो आर्टिकल 13(2) क्लॉज कहता है भी कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो मेरा फंडामेंटल राइट ले। अगर कोई स्टेट बनाएगी तो वो वॉइड होगा। अब स्टेट की क्या कंटेंशन होती है? स्टेट कहती है जो डीपीएसपीज है ना, इन्हें फॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी है अपनी पॉलिसी मेकिंग में। अब आर्टिकल 38 कहता है आपको प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ पीपल, आपको जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो मिनिमाइज़ करनी है। और फिर आर्टिकल 39B कहता है जो कंट्रोल है ना अपने सोर्सेज का, तो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लॉज C कहता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। तो स्टेट कहती है हमने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने ये लॉ बनाया है। अगर ये लॉ एक्सेस लैंड एक्वायर होगी तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। तो हाई कोर्ट क्या हेल्ड करता है? अभी ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब रीज़न क्या था हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट कहता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, वो तो एनफोर्सेबल है। और जो डीपीएसपीज हैं ये नॉन एनफोर्सेबल हैं। और जो 13 क्लॉज 2 है वो कहता है भी आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। तो इसलिए इस कारण हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स था ना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया।
इट इज़ वायलेटिव ऑफ 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी। अब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, तो इसके जो रिपेलिएशन में पहली अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्लॉजेज ऐड कर दिए जाते हैं और एक शेड्यूल ऐड कर दिया जाता है। तो 31A ऐड कर दिया जाता है। इसमें लिख दिया जाता है भी स्टेट हैज़ पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। स्टेट किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती, इवन इट इज़ वायलेटिव ऑफ सेक्शन 14 क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 19 ये दोनों की अगर वायलेशन भी हो रही है फिर भी स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। और 31B भी इंसर्ट किया, उसमें लिखा भी हम एक 9th शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें हम जो भी लॉ उसके अंदर पुट करेंगे वो कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। एनी लॉ पुट इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज। जो हम लॉ 9th शेड्यूल में डाल देंगे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन फॉर बीइंग इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब 9th शेड्यूल में जो लॉ एक शेड्यूल भी बना दिया, 9th शेड्यूल, 8 शेड्यूल्स तो ऑलरेडी थे, 9th शेड्यूल बना दिया और उसमें अमेंडमेंट से लॉज पुट किए जा सकते थे। अब ये अमेंडमेंट क्यों लाएगी? टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। अब इसमें इनका पर्पस क्या था फर्स्ट अमेंडमेंट का? अभी कोर्ट्स इन लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ला कर दिया जाए। स्टेट लॉ बनाएगी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, वो 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, इवन इफ इट इज़ वायलेटिव फिर भी अनकॉन्स्टिट्यूशन करार नहीं दिए जा सकते। तो बाय क्रिएटिंग दीज सेविंग क्लॉजेज पार्लियामेंट created a scope for itself that despite being 19 clause 1F या 13 clause 2 land reforms could be implemented। जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस था फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज हो जाती है। तो जो केस होता है वो होता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक साल बाद ही 1951 में चैलेंज हो जाती है 5 जजेस बेंच के में। तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज हो जाती है। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था? 31A 31B 9th शेड्यूल, और कौन से ग्राउंड पे? दैट इट टेक्स अवे, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। अब जो 13 क्लॉज 2 है ना उसमें वर्ड है लॉ। तो यहाँ पे इशू आता है, डज लॉ इंक्लूड अमेंडमेंट ऑफ लॉ एज वेल? वहाँ पे वर्ड है एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स। 13(2) क्लॉज कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो अब इशू उठता है जो वो लॉ वर्ड है उसमें अमेंडमेंट ऑफ लॉ भी इंक्लूडेड है क्या? अमेंडमेंट ऑफ लॉ भी नहीं फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकता। तो इस केस में हेल्ड किया था भी जो लॉ ऑफ अमेंडमेंट है ना ये सुपीरियर लॉ है। 31A और B कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ ऑफ अमेंडमेंट इज अ सुपीरियर लॉ। द रिस्ट्रिक्शन है ना जो 13 क्लॉज 2 की, वो अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होती। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ना ये इट इज़ नॉट हिट बाय 13 क्लॉज 2 और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। जो एक कोर्ट ने हेल्ड किया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना ये वैलिड रहेगी इवन इफ इट वायलेट्स और टेक अवेज द फंडामेंटल राइट्स। तो ये शंकरी प्रसाद में हेल्ड किया गया। तो जो 13 क्लॉज 2 की जो वर्ड है ना लॉ, स्टेट शैल नॉट मेक, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा। तो इस कोर्ट में वो कानून शब्द में क्या अमेंडमेंट ऑफ लॉ भी इंक्लूडेड था। तो कोर्ट कहती है जो लॉ ऑफ अमेंडमेंट है वो सुपीरियर लॉ है
और जो रिस्ट्रिक्शंस है 13(2) की, ये अमेंडमेंट पे नहीं लगती, और अमेंडमेंट्स परफेक्टली वैलिड है इवन इफ़ दे टेक अवे और वायलेट फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद केस आता है, 13 साल बाद केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये 1964 का केस है। अब जो तब हुआ 17th अमेंडमेंट में है ना, वहाँ पे 44 लॉज, बेसिकली लैंड रिफॉर्म लॉज 9 शेड्यूल में डाल दिए गए। अब जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसमें क्या कहा गया था, भी जो भी लॉ 9 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो 17th अमेंडमेंट से क्या किया इन्होंने, जो 44 स्टैट्यूट्स है ना उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। अब इसको चैलेंज किया गया, क्या चैलेंज किया, विद दैट इट वायलेट्स 13 क्लॉज 2, सेम शंकरी प्रसाद वाली सेम ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया, और कहा गया जो ये 9 शेड्यूल है ना, ये हाई कोर्ट्स की पावर को अफेक्ट कर रहा है। अब इशू आया वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट। कोर्ट ने वही सेम हेल्ड किया जो शंकरी प्रसाद में हेल्ड किया था, दैट लॉ ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज़ अ सुपीरियर लॉ, और ये इट इज़ नॉट हिट बाय 13 क्लॉज 2। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो आप रिवीजन करवा देता हूँ एक। 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए गए, पटना हाई कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, 2 क्लॉजेज ऐड किए और शेड्यूल ऐड किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट चैलेंज होती है शंकरी प्रसाद में, उसको वैलिड दिया जाता है। फिर 17th अमेंडमेंट होती है, उसमें उसको सज्जन सिंह में चैलेंज किया जाता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हुई जाती है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। फिर आती है एक जजमेंट गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें सारा कुछ उल्टा कर दिया जाता है। तो ये 11 जजेस बेंच थी, और जो जजमेंट आती है 6:5 के साथ आती है। सुब्बा राव चीफ जस्टिस जजमेंट लिखते हैं। ये पहला केस था जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब जो रूलिंग्स होती हैं ना वो जनरली रिट्रोस्पेक्टिव होती हैं, पर प्रोस्पेक्टिव जिस दिन फैसला आया ये तभी से लागू होती हैं आगे वाले केसेस के लिए। इस केस ने दोनों केसेस को, शंकरी प्रसाद को और सज्जन सिंह को, ओवर रूल कर दिया। अब इस केस में भी फर्स्ट अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट, पहले जो बेंचेस थे वो 5 जजेस बेंचेस थे, 11 जजेस बेंच, और इसमें फर्स्ट, 4th और 17 तीनों अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है जो 368 आर्टिकल है ना अमेंडमेंट का, वहाँ पे प्रोसीजर तो प्रोवाइडेड है अमेंडमेंट का, पर सुप्रीम कोर्ट कहता है वहाँ पे पावर 368 में नहीं प्रोवाइडेड अमेंडमेंट की। तो जो अमेंडमेंट की पावर है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है वो आर्टिकल 245 रेड विद 7th शेड्यूल लिस्ट 1 एंट्री 97। हम एंट्री 97 क्या है, रेजिडरी पावर विद द यूनियन। तो कोर्ट हेड करता है, ये पावर टू अमेंड देता है। आर्टिकल 245 रेड विद एंट्री 97 दैट इज़ रेजिडरी पावर, ये पावर टू अमेंड देता है। तो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया भी आर्टिकल 245 इज़ द सोर्स ऑफ अमेंडिंग पावर। अब आर्टिकल 245 है ना, वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब था, 245 भी इज़ सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब 13 क्लॉज 2 कहता है आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो इसका क्या मतलब निकला, आप अमेंडमेंट से भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो आप ऐसी अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। तो इस केस में हेल्ड किया, थस बाय अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, आर्टिकल 245 में पावर टू अमेंडमेंट है, बट आर्टिकल 245 भी कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ सब्जेक्ट टू 13 क्लॉज 2 एज वेल। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप अमेंडमेंट से भी 13 क्लॉज 2 को
वायलेट नहीं कर सकते, मतलब आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट अमेंडमेंट के प्रोसेस से नहीं कर सकते। अब अमेंडमेंट्स तो काफ़ी हो गई थी, जैसे आपने देख ही लिया भी, यहाँ तक 17 अमेंडमेंट हो गई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट पहले अपहेल्ड हुई, अब इस केस में वो सारा कुछ उल्टा कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अमेंडमेंट के बाद बहुत कुछ किया गया था। अब ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने कहा भी हम ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, डेट ऑफ जजमेंट से लगाएंगे, जो पहले हो गया उसे पीछे छोड़ते हैं, ये जजमेंट आज से लगेगी डेट ऑफ जजमेंट से। और हेल्ड कर दिया गया दैट 17th एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, It was held that power has not been used in the word आर्टिकल 368। जो पावर वर्ड है ना वो आर्टिकल 368 में नहीं यूज़ किया गया होगा मार्जिनल हेडिंग में। सो द पावर टू अमेंडमेंट हैज़ टू बी फाउंड समवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और पावर टू अमेंडमेंट, पावर ऑफ अमेंडमेंट ढूंढना पड़ेगा। It was held that the power to amend the constitution is to be found in Article 245 read with 7 schedule। जो पावर है ना वो आर्टिकल 245 रेड विद 7 शेड्यूल में होगा। अब जो एंट्री 97 है ना ऑफ लिस्ट 1, वो एक रेजिडरी टॉपिक है, तो वहाँ पे पावर टू अमेंड मिलती है। अब जो आर्टिकल 245 है स्टार्ट्स विद द सब्जेक्शन क्लॉज where it is subject to the other provisions of constitution। इसलिए आर्टिकल 245 is subject to 13 clause 2। hence the amending power as a part of article 245 is also subject to 13 clause 2। hence any amendment which takes away or abridges the fundamental rights will be unconstitutional। hence first and 17th amendment is unconstitutional। If this ruling of Shankari Prasad and Sajjan Singh would have been done retrospectively, पीछे से, from the date of amendment, then it would have been resulted into grave consequences। इसलिए कोर्ट ने prospective overruling दी। अब इन केसेस में ना पैरेलल एक और इशू भी चल रहा था। मेन इशू क्या था, आर्टिकल 13 क्लॉज 31 क्लॉज ए और 31 क्लॉज बी, जिसमें क्या लिखा गया था, वेदर यू कैन एक्वायर प्रॉपर्टी और नॉट। आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो कि नहीं दूसरे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट करके। उसी के पैरेलल एक इशू चल रहा था भी व्हेन यू एक्वायर द लैंड आपको कुछ कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। अब दूसरा इशू क्या था, क्या वो कॉम्पनसेशन कोई भी कॉम्पनसेशन हो सकती है या उसे एक जस्ट कॉम्पनसेशन, फेयर कॉम्पनसेशन होना पड़ेगा। आप बात समझे, एक इशू चल रहा है कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और दूसरा इशू चल रहा है पैरेलल इशू, अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। अब ये कोई भी कॉम्पनसेशन हो सकती है या एक जस्ट फेयर रीजनेबल कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट केस है शांतिलाल मंगलदास 1969 सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हेल्ड किया भी ये कोई भी कॉम्पनसेशन हो सकती, एनी कॉम्पनसेशन कैन बी गिवन। अब इसके बाद दूसरा केस होता है माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में। पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको कहते हैं प्रीवी पर्स केस। माधवराव सिंधिया वॉज द फादर ऑफ ज्योतिराव सिंधिया। एंड आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं बैंक नेशनलाइजेशन केस। अब इस केस में क्या हेल्ड किया, दैट कॉम्पनसेशन शुड बी रीजनेबल, फेयर और जस्ट। कॉम्पनसेशन कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती, इट शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। ये एक पैरेलल इशू था। अब अपनों ने पढ़ा कौन सा केस, गोपाल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह एक लाइंस पे थे, गोपाल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ गोलखनाथ गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये उसे बिल्कुल रिवर्स कर दिया। अब
गोलकनाथ जजमेंट को वाटर डाउन करने के लिए 24th अमेंडमेंट लाई गई। इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज क्रिएटेड बाय गोलकनाथ 24th अमेंडमेंट लाई गई। तो उसमें फर्स्ट क्या था, वर्ड पावर यूज़ किया गया। किसमें, मार्जिनल हेडिंग में 368 की मार्जिनल हेडिंग में वर्ड पावर ऐड कर दिया गया। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बावजूद कहीं कुछ भी लिखा हो। क्लॉज 3 ऐड कर दिया गया 368 में, क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया 368 में, ये अपने आगे पढ़ेंगे। और 5th कर दिया गया, ऑब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कि उसे अपनी एसेंट देनी पड़ेगी उस बिल को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए लाया गया है। तो इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डिफ़िकल्टीज़ गोलकनाथ ने लाया था पार्लियामेंट के लिए, उसको कम करने के लिए 24th अमेंडमेंट की गई, साथ ही साथ 25th अमेंडमेंट भी कर दी गई। अब 25th अमेंडमेंट में क्या किया गया, 31C ऐड कर दिया गया। तो 31C कहता है, एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39B एंड C। अब आर्टिकल 39B और C क्या है, DPSPs, कोई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 39B एंड C विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा इवन इफ इट वायलेट्स 19(1)(f। अब 19(1)(f) क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो लैंड एक्विजिशन लॉज है ना वो वैलिड रहेंगे बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ 31C। अब 31C क्या कहता है, DPSPs के लिए जो भी लॉ बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। ट्वेंटी अमेंडमेंट भी की गई जिसमें कि लैंड रिफॉर्म एक्ट्स है ना उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो 24th अमेंडमेंट में वर्ड पावर ऐड किया गया, काफ़ी चेंजेस किए गए, प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी बना दिया। 25th में 31C ऐड कर दिया, अभी कोई भी लॉ अगर DPSPs के पर्पज़ के लिए बनाया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा इवन वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। और 29th में क्या किया गया, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे ना, स्टैट्यूट्स थे, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट इंडिया की आती है जिसमें 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। होप इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे पता चलता है आप सारे देख रहे हैं और एक मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की और लाने की। थैंक यू।